तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है डेफिनेशन ऑफ दिनचर्या। तो अकॉर्डिंग टू इंदु टीका, प्रतिदिनम कर्तव्यचर्या दिनचर्या, यानी कि प्रतिदिन करने योग्य जो भी चर्या, चर्या का मतलब होता है आचरण, प्रतिदिन करने योग्य चर्या होती है उसको हम दिनचर्या कहते हैं। तो आचरण में हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, यानी कि आहार विहार जो भी हम एक पर्सन पूरे दिन में कर रहा है उन सभी को हम दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे। तो इसी के और रेस्पेक्ट में आचार्य सुश्रुत ने अपने चिकित्सा स्थान के 24 चैप्टर में बताया है कि उत्थाय उत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छिता धीमता यद अनुष्ठेयम तत्सर्वम सर्व प्रवक्षते, यानी कि स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति सुबह सो करके उठने से लेकर के पुनः सोने तक जिन भी नियमों का सतत पालन करते हैं वह सब दिनचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो नेक्स्ट हम एम्स एंड इम्पॉर्टेंस में बात करते हैं। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश 5th चैप्टर, दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदितम आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति न अन्यथा। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन स्वयं को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इन सभी का जिस प्रकार से शास्त्रों में निर्देश किया है उसका उसी प्रकार से पालन करना चाहिए। और अगर पर्सन ऐसा करता है तो जो शरीर है उसका शोधन होता है, जितने भी दोष, धातु और मल हैं वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और शरीर में जो बल है उसकी वृद्धि होती है। दिनचर्या का पालन करने से जो भी पर्सन की इम्यूनिटी यानी कि व्याधि क्षमत्व है उसकी वृद्धि होती है। पर्सन है उसकी जो आयु है वो लंबी होती है, यानी कि उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोरियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल इन आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, किसी भी व्याधि की उत्पत्ति में 6 स्टेजेस होते हैं, यानी कि 6 अवस्थाएं होती हैं। तो उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि है संचयम च प्रकोपम च प्रश्रम स्थान संचयम व्यक्तिम भेदम च योविति दोषानाम च भवेद विषिका। तो फर्स्ट है संचय, नेक्स्ट है प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और भेदावस्था। तो ये 6 अवस्थाएं हैं। अगर इन 6 ड्यूरेशन के अंदर ही चिकित्सा हो जाती है, यानी कि ट्रीटमेंट हो जाता है, तो जो पर्सन है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन अवस्थाओं के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जो डिजीज़ है वो असाध्य हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोरियल प्रिवेंशन की, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को उसके होने से पहले रोक सकते हैं। तो बाय प्रिवेंटिंग द इमर्जेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इन कंट्रीज़ विच दे हैव नॉट येट अपीयर, यानी कि जहाँ भी जिस कंट्री में अभी वो डिजीज़ नहीं हुई है या बहुत कम हुई हैं, वहाँ पे हम जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं यानी जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो सकती हैं उसको प्रिवेंट करना। इट कैन ऑल्सो अचीव बाय डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग द हार्मफुल लाइफ स्टाइल एंड बाय द मास एजुकेशन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में आते हैं, दैट आर द डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द मॉडिफिकेशन लाइक द अडेप्टेशन ऑफ दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो दीज आर द एक्शंस टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ होने से पहले उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको रिमूव करना ही प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो कोई भी डिजीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्फेक्ट किया और जस्ट उसके बाद ही हमें डिजीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। तो एक टाइम ड्यूरेशन लेती है खुद को प्रोग्रेस करने का। तो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन अगर हम उसको रोक दें या फिर एलिमिनेट कर दें या किसी तरह से मॉडिफाइड कर दें उस रिस्क फैक्टर को, सो दिस ऑल इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो WHO ऐसे 2 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताती है जिसके थ्रू हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। So the first strategy is the population strategy. We can also say that the mass strategy. It is directed at the whole population irrespective of the individual risk levels, and it is directed towards the socio-economic, behavioral and the lifestyle changes which include the niyat kal bihar and the ritu shodhan etc. And the second strategy which includes the high risk strategy. तो इसमें बेसिकली हम लोग निदान परिवर्जन करते हैं। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तो अगर कोई पर्सन एक स्मोकर है यानी कि वो स्मोकिंग करता है तो उसको बाद में चल कर के लंग डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो जो स्मोकिंग है उसको हम लोग उसका बंद कर दें, फिर किसी भी तरह से वो छोड़ दें, तो हो सकता है कि वो जो डिजीज़ उसको होने वाली है वो उससे ना हो, यानी कि हमने उसका निदान परिवर्तन कर दिया। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ द एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज़ एट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड द प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें जो डिजीज़ है वो हो चुकी है लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेज पे है और वहाँ पे उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम रोक देते हैं ताकि जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वो ना हो। तो इसको हम अचीव करते हैं बाय डूइंग दी अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं एंड उसका जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन की। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में जितने भी मेजर्स हो सकते हैं ताकि जो पर्सन को डिजीज़ की वजह से सफरिंग हुई है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसके जो गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग जो भी उपद्रव हुए हैं उस डिज़ीज़ की वजह से उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं या लिमिट करते हैं। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं रिस्क फैक्टर। तो इस रिस्क फैक्टर को आखिर हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हम इस रिस्क फैक्टर को? तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं जिसका जो एजेंट है वो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, मेंटल इलनेस एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जो कि उस डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं वो अभी तक हमें एग्जैक्ट नहीं पता चले हैं। तो द टर्म रिस्क फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि बाद में जा कर के किसी डिज़ीज़ को कॉज करेंगे वो सारे फैक्टर्स को हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। और ये जो है रिस्क फैक्टर्स उनको हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं एंड देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो मॉडिफाइड ना हो सके। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं दीज आर स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, एलिवेटेड सीरम कोलेस्टेरॉल, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी एक्सेट्रा। The unmodifiable risk factors are age, sex, race, family history and genetic factors. Now we are moving to importance of Ahar and Vihar as the health promotive and disease preventive measures. तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी कि संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो सभी के सभी पंच महाभूतों से निर्मित हैं, जो कि हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं यानी कि हमारे बॉडी और जो भी त्रिदोष हैं वो सभी के सभी पंच महाभूतों से ही निर्मित हैं। तो हमारे जो दोष हैं वो हैं वात, पित्त, कफ। तो जो वात है वो आकाश और वायु से बना है, जो पित्त है उसमें अग्नि है और जो कफ है उसमें जल और पृथ्वी महाभूत है। The planning and the indulging in the diet, balancing these elements maintain the homeostasis of the body। यानी कि हमें अपना जो आहार है उसको हमेशा एक प्लान वे में या फिर बोल सकते हैं बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी है वो एक होम्योस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन रहे। जो हमारा आहार होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू दोषाज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू काल, इन सब का ध्यान रख के होना चाहिए। और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा खाना है यानी हमारा जो आहार है वो षड्रस युक्त हो। तो षड्रसों में हम 6 रसों को पढ़ते हैं जो कि है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको हम 1 से लेकर के 5 तक नंबरिंग करेंगे। और फर्स्ट रस आता है मधुर रस। तो मधुर रस का नंबर है 54, यानी कि इसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रेजेंट है। नेक्स्ट है अम्ल, तो इसमें है नंबर 53, तो इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत का प्रेजेंस है। तो इसी तरह से हम बाकियों को देख लेंगे, दैट इज़ द 54, 53, 43, 23, 21 and 25. It is not possible to derive the entire benefit out of the food simply on the basis of quantity of intake without considering the 8 factors। यानी कि अगर हम मात्रापूर्वक आहार भी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सारा बेनिफिट हमारी बॉडी को मिले। और अगर ऐसा चाहते हैं हम तो उसके लिए 8 फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको हम अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन कहते हैं, जिसमें आते हैं प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। तो फर्स्ट प्रकृति, दैट इज़ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। जो प्रकृति होती है वो स्वभाव से किसी भी द्रव्य में प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर जो माश है वो गुरु है, तो अगर हम कभी भी माश को देखेंगे चाहे वो कहीं का भी हो तो वो हमेशा गुरु ही रहेगा। नेक्स्ट आता है करण, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो जो भी द्रव्य हैं उनका जो स्वाभाविक गुण होता है उसमें हम करण यानी कि संस्कार के थ्रू उनके गुणों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो नया चावल होता है वो गुरु होता है, लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम तक रख दें तो काल के प्रभाव से वो लघु हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संयोग। संयोग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो अगर हम देखते हैं कि जो मधु और घृत होता है वो अलग अलग यूज़ करने पे तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम उनको इक्वल क्वांटिटी में और एक साथ मिक्स करके खाएं तो वो एक तरह से विष का काम करेगा। नेक्स्ट आता है राशि। तो राशि इज़ द क्वांटिटी ऑफ फूड। तो हमें हमेशा मात्रावत आहार का ही भोग करना चाहिए। तो मात्रा 2 प्रकार की बताई गई है, जो कि है सर्वग्रह और परिग्रह। जब हम द्रव्यों को एक साथ मिला करके खाते हैं तो वो हो गया सर्वग्रह, और जब हम अलग अलग खाते हैं तो वो हो गया परिग्रह। नेक्स्ट आता है देश, दैट इज़ द हैबिटेट ऑफ अ पर्सन। उसके बाद है काल, जो कि है टाइम एंड सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट है उपयोग संस्था, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं खाना बनाने के टाइम या खाना खाने के टाइम उन सबको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है उपयोक्ता, दैट इज़ द पर्सन हु कंज्यूम्स द फूड।
उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट जो है पथ्य आहार और पथ्य विहार का पालन कर रहा है तो उसे किसी भी तरह की मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पर्सन अपथ्य आहार और अपथ्य विहार का ही पालन कर रहा है तो उसे भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर वो अपथ्य आहार और विहार का पालन करता है तो जो मेडिसिन है वो उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी, यानी कि उसका कोई असर ही नहीं होगा। किसी भी डिज़ीज़ के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है निदान परिवर्जन, यानी कि जिस रीज़न से डिज़ीज़ हो रहा है उस रीज़न को ही हमें एलिमिनेट करना है। अगर हम आहार की बात करें तो हम बता चुके हैं कि वो षड्रस युक्त होना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए और अच्छे से पकाया हुआ होना चाहिए, अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, एटिक्वेट होना चाहिए और अच्छे से पकाया हुआ होना चाहिए। The preventive and the curative aspects of the Ayurveda revolve around the central theme of पथ्य आहार एंड विहार। तो जो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस है लाइक द डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डी एडिक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। तो आहार में हमें मेनली अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड द हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जो विहार है उसमें हमें कंटिन्यूसली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और अच्छी निद्रा लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ नियत काल विहार एंड अनियत काल विहार फॉर द हेल्थ प्रमोशन एंड द डिजीज़ प्रिवेंशन। सबसे पहले देखते हैं कि नियत काल विहार और अनियत काल विहार क्या होता है। तो नियत काल विहार आर द एक्टिविटीज़ दैट आर बाउंडेड बाय द टाइम और सीजन, जैसे कि दिनचर्या और ऋतुचर्या। एंड द अनियत काल विहार आर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट बाउंडेड बाय द टाइम और सीजन, यानी कि ये कभी भी हो सकता है। दीज आर द वेग धारण, वेग उदीरन एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद द प्रिंसिपल ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या एडवोकेट्स लिविंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ सीजन, यानी कि सीजन वाइज जो दिनचर्या और ऋतुचर्या हमें इसका फॉलो करना चाहिए और ये कंटिन्यूसली किसी भी पर्सन के लाइफ में हमें उसके साथ अडेप्ट करना चाहिए उस कंडीशन को। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और इस चीज़ को करने में फेल हो जाते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे इलनेस यानी कि बहुत सारे डिजीज़ेज़ होने के चांसेस होते हैं। तो एक पर्सन को हमेशा अपना डाइट, स्लीप वेक साइकिल और एनर्जी लेवल, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने सीजनल चेंजेस करने चाहिए ताकि वो जो होने वाली व्याधियाँ हैं उनसे बच सकें। अकॉर्डिंग टू आचार्य भावमिश्र, अगर कोई पर्सन हेल्दी रहना चाहता है तो उसे कंटिन्यूसली दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या जिस प्रकार से शास्त्र में निर्देश किया गया है उसी तरह से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नियत काल विहार अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च स्टडीज़। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्काडियन रिदम, प्रॉपर रूटीन ऑफ टाइमली फूड, गुड डाइजेशन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन फंक्शंस, इंक्रीज्ड एफिकेसी, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नियत काल विहार यानी कि दिनचर्या और ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग अडेप्ट करनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ हार्म्स बाय गिविंग नो प्लेस टू हार्मफुल आइडियाज़, फूड, वर्क, लीजर एक्सेट्रा। नो चांस ऑफ फॉलिंग इनटू द बैड हैबिट्स दैट इज़ अब्यूज़ या स्मोकिंग। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगी। जो हमारा पेपर वर्क या फिर रिलैक्सेशन, स्लीप, इन सबको बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड prevention of the nutritional disturbances, prevention of various diseases, attainment of the best achievable positive health and overall well-being, promotion of the health and prevention of diseases is possible only by following the regular dincharya and ऋतुचर्या modalities. नेक्स्ट हम देखते हैं अनियत काल विहार को, which includes activities that are not bounded by the time or season. So these activities include the veg dharan. It means कि suppressing the natural urges like the urination, defecation, hunger, thirst and sleep. And veg udiran is basically indulging in the natural urges beyond the limit of necessary. यानी कि वेग धारण वो है कि अगर आपको कोई अर्जेज आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको यूरिनेशन जाना है तो आप उसको कंट्रोल किए हुए हैं, दैट वाज द वेग धारण। और वेग उदीरण यानी कि आपको प्रेशर नहीं हो रहा है बट स्टिल आप डेफिकेशन करना चाहते हैं, दैट वाज द वेग उदीरण। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाघभट्ट, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरण धारणे। तो ऋतु शोधन जो है वो एक प्यूरिफिकेटरी थेरेपेटिक मेज़र है, जिसमें हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी में दोषस का इम्बैलेंस होता है। तो उस इम्बैलेंस को या बोल सकते हैं कि उस प्रकोप को कम करने के लिए या वह शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ मेजर्स किए जाते हैं, जो कि है बस्ती, विरेचन और वमन। इसके थ्रू हमारे बॉडी से जो भी प्रकोपित दोष है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है।
तो ऋतु शोधन में जो भी दोष शीत ऋतु में एक्यूमुलेट हुए हैं उसको हम वसंत में निकालते हैं, जो भी ग्रीष्म में एक्यूमुलेट हुए हैं उसको वर्षा ऋतु में, और जो भी वर्षा ऋतु में एक्यूमुलेट हुए हैं उसको शरद ऋतु में बाहर निकालते हैं। तो जो ऋतु शोधन है उसको हमेशा साधारण काल में ही करना चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड, और ना ही ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। तो जो साधारण काल बताए गए हैं वो हैं प्रावृट, शरद और वसंत। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऋतु शोधन। इट इम्प्रूव द डाइजेस्टिव पावर, इट पैसिफाइज द डिजीज़। पैसिफाइज इट मीन्स कि ये जो प्रकोप हो रहा है हमारे बॉडी में दोषों का, उसको कम करता है। Maintains the homeostasis of the body, improve function of sense organs, mind and intellect, improve the complexion, strength and nourishment, improves the quality of progeny, delays aging, provides long life without affliction of the diseases. Ritu Shodhan is a preventive measure for the Nij Rog directly and for the Agantuj Rog indirectly. तो हम जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की लाइफ में कोई भी दोषों की वजह से हो रहे हैं संचय, प्रकोप, प्रेशर, इन सब का ध्यान नहीं रखता। इसलिए ऋतु शोधन जो है वो एक बेस्ट मेथड बताया गया है फॉर द नॉन कम्युनिकेबल एज वेल एज द कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ब्रिंघन क्या होता है? तो ब्रिंघन इज़ बेसिकली नरिशिंग द बॉडी दैट एम्स टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द बॉडी। तो जो ब्रिंघन है उसको बेस्ट टेक्निक बताया गया है फॉर प्रिवेंट द मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जब बॉडी को इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो ब्रिंघन के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बूटादि अस्पर्शन, यानी कि किसी भी हार्मफुल चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करना ताकि आप उस पर कॉन्टैक्ट में ना जाए। हो सकता है कि वो आगे चल करके इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज कर सकें, तो उससे बच के रहना है। दिनचर्या एंड ऋतुचर्या हेल्प्स मेंटेन द होम्योस्टेसिस बाय अडेप्टिंग आवर लाइफस्टाइल टू सीजनल चेंजेस। अनियत काल विहार practices help maintain the physical and mental purity by regulating the natural urges and avoiding the harmful substances. So for the first lecture हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।